अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अच्छा, सलाम। ये बेसिकली वो थोड़ा पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही होगा और आज हम थोड़ा सा ना अमेज़न का एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेज़न पे वर्किंग की किस तरह जा रही है। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक विज़न होना चाहिए, हमारे पास एक व्यू होना चाहिए कि हमने आगे चल के क्या-क्या प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है, किस तरह अमेज़न पे वर्किंग हो रही है। ठीक है जी? और लोग जो वर्किंग कर रहे हैं अमेज़न पे, वो क्या-क्या प्रोसीजर फ़ॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली एक हम देख लेते हैं, अपनी एक पिक्चर देख लेते हैं, क्योंकि एक पिक्चर से हम उसको ज़्यादा ईज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, अमेज़न पे कोई भी इंसान अगर वर्किंग करना चाहता है एज़ अ सेलर, वो कहता है कि मैंने एज़ अ सेलर अमेज़न के ऊपर वर्किंग करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले वो सेलर, वो मर्चेंट अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करता है अमेज़न के ऊपर। ठीक है जी। उस स्टोर के अंदर वो अपने डिफरेंट लॉन्चेस करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी लिस्टिंग्स को लाइव करता है और वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लाके सेल करता है। और एक बायर होता है जो उसकी प्रोडक्ट को खरीदता है। बायर उसकी प्रोडक्ट को खरीदता है, वो आगे का मॉड्यूल है। वो जो सेलर होता है, वो अपनी इन्वेंटरी उसने लिस्टिंग तो क्रिएट कर ली, लेकिन जब उस लिस्टिंग के ऊपर स्टॉक ही नहीं होगा, उसकी इन्वेंटरी ही नहीं होगी, तो वो लिस्टिंग वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी। तो वो सेलर अपनी जो इन्वेंटरी का स्टॉक है, वो अपने अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है। अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है, जिसको एफबीए वेयरहाउस भी कहा कहा जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न वेयरहाउस। तो जब उसे ऑर्डर आता है, जब उस सेलर को ऑर्डर आता है, तो अमेज़न उस ऑर्डर को पिक करता है। उसकी जो इन्वेंटरी होती है, उसमें से वो उसकी प्रोडक्ट को पिक करता है और उसको डिलीवर कर देता है उसके बायर को। ये सिंपल सा प्रोसीजर अमेज़न के ऊपर वर्किंग कर रहा है और हर सेलर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर रहा है। जो भी सेलर अमेज़न के ऊपर एफबीए करके बैठा हुआ है, उसके साथ यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें एफबीएम के अंदर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के अंदर, उसमें क्या प्रोसीजर है? हालाँकि वो भी तो सेलिंग अमेज़न पे ही कर रहा है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि वो सेलर अपनी लिस्टिंग, अपना स्टोर अमेज़न के ऊपर लाइव करता है। लेकिन वो अपनी जो इन्वेंटरी है, अपना जो स्टॉक है, वो अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं भिजवाता। वो अपने वेयरहाउस में रखता है। वो कहाँ रखता है? अपने वेयरहाउस में। और जब उसे ऑर्डर आता है बायर की तरफ से, जब उसे बायर की तरफ से ऑर्डर आता है, तो वो अपनी इन्वेंटरी में से अपना यूनिट उठाता है, खुद उसे कोरियर कंपनी के थ्रू अपने बायर को पहुँचाता है। तो एफबीएम के अंदर सिर्फ़ ये डिफ़रेंस है कि यहाँ पे अमेज़न का वेयरहाउस नहीं होता, अपना वेयरहाउस होता है। यहाँ पे अमेज़न की डिलीवरी सर्विस नहीं होती, अपने तौर पर आपको डिलीवरी करवानी होती है। ठीक है जी? तो ये प्रोसीजर फ़ॉलो होता है अमेज़न के ऊपर एफबीए का और एफबीएम का। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाज़मन। तो अब आ जाते हैं अपने पुराने काम की तरफ कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हम लोगों को कि प्रोडक्ट हंटिंग नहीं हो रही हमसे। हमने आज तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं हंट की है। अभी तक किसी ने मुझे प्रोडक्ट हंट करके नहीं दी है। इश्यू क्या आ रहा है आप लोगों को? आज हम थोड़ा-सा इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ एक इश्यू वाली प्रोडक्ट इश्यूज़ की बात की, अब तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं, गार्लिक प्रेस को। अच्छा जी, मैंने ये लेट्स सपोज़ आप में से किसी ने ये प्रोडक्ट मुझे ला के हंट करके दी और आपने मुझे कहा कि सर इस प्रोडक्ट को देखें और मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो आप मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्यों नहीं अच्छी? तो उसका आज हम देखते हैं कि क्यों नहीं अच्छी है। सबसे पहली वजह कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों नेग्लेक्ट करता हूँ या मैं मेरे अलावा कोई भी किसी के पास भी आप किसी भी सीनियर के पास या किसी भी ग्रुप में आप इस प्रोडक्ट को ले जाएँ तो वो आपको इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रोकेंगे। उनकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। एक हाई कॉम्पिटिशन सर्च वॉल्यूम है इसका। मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने मुझे उस कीवर्ड को हंट करके वो वाली प्रोडक्ट सर्च करके देनी है जिसका सर्च वॉल्यूम 25 से 50,000 के बीच में हो। आप लोग मुझे 60, 70, 80,000 वाला सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो ये चीज़ सर्च वॉल्यूम की चीज़ सबसे ऊपर मैं देखता हूँ सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं अमेज़न तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है? दूसरी चीज़ ये मैं देखता हूँ। मैंने तो फिर आप लोगों को थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि एक दफ़ा अगर अमेज़न हो, तो चलें उसको नेग्लेक्ट कर दें। हम उसको अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिन लोगों को इस चीज़ का थोड़ा-सा भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि उन्होंने तो लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने होते हैं।
तो वो अगर देखेंगे कि एक दफ़ा भी अमेज़न आ रहा है ना बीच में, एज़ अ कॉम्पिटिटर या एज़ अ बाय बॉक्स में आ रहा है, तब भी वो इस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग जब मुझे प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं, उनके अंदर तो 1-1, 2-2 दफ़ा अमेज़न वैसे ही बैठा होता है। तो वो किस तरह वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाए या उसको अप्रूवल दिया जाए। फिर यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोग मुझे भेज रहे थे जिनके अंदर 2-2 ब्रांड ना 2-2 दफ़ा बैठे हुए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर एक ब्रांड भी 2 दफ़ा बैठा हुआ ना, तो उसको आपने नेग्लेक्ट कर देना है, उसको उस प्रोडक्ट को आपने छोड़ देना है। तो 2-2 ब्रांड बैठे होंगे तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो इसको भी हम छोड़ देंगे इस प्रोडक्ट को। अब आगे आ जाते हैं, चलें ये तो बहुत माइनर सी बेसिक सी चीज़ें थी कि ये चीज़ आएगी तो इसको छोड़ देना, ये चीज़ आएगी तो इसको छोड़ देना। एवरेज रिव्यूज़ एवरेज रिव्यू जो आप लोग मुझे भेज रहे होते हैं वो 700, 800, 1000, 2000 इस तरह के एवरेज रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे 1400 एवरेज रिव्यूज़ हैं। मतलब मैं इसको देखूँगा तो देखते साथ ही मुझे पता लग जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट है। इसका सक्सेस स्कोर भी बहुत थोड़ा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि अगर सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, इसके एवरेज रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है सेल बहुत ज़्यादा है, तो उसका सक्सेस स्कोर क्यों इतना कम है इसका? इसकी वजह ये है कि एक एवरेज सेलर जिसके पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है, आपको 95% सेलर वही मिलेंगे जिनके पास मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है। मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 25 टू 30,000 डॉलर्स के करीब। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी फिज़िबल नहीं है और हीलियम 10 भी इस बात को समझता है। तो इसी वजह से इसने इसको इतना थोड़ा सक्सेस स्कोर दिया हुआ है। एवरेज रिव्यूज़ मैंने आपको बताया है कि आपने कोशिश ये करनी है कि 300 से ज़्यादा ना हो, ठीक है? ज़रूर ये कोशिश करनी है। अब यहाँ पे इश्यू ये आता है कि आप लोग जो प्रोडक्ट लाके दिखाते हैं मुझे, उसमें एवरेज रिव्यूज़ चलें, एवरेज रिव्यूज़ उसमें 200 से 300 एक स्टूडेंट का आ गया था। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो उनकी सेल वेलोसिटी ही 30, 40, 50,000 डॉलर्स की हो जाती है। तो अगर एवरेज रिव्यूज़ थोड़े हैं, सेल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये हाई कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट है। दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं और एक फैक्टर भी कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है जी? तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। एक एवरेज रेवेन्यू और एक एवरेज रिव्यूज़। सबसे ज़्यादा गौर में आपने इन दोनों चीज़ों को रखना है ऊपर वाले पोर्शन में। फिर सेकंड सेकंड में मैं क्या चीज़ देखता हूँ, सबसे पहले इसको देखता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ, फिर एवरेज रेवेन्यू पे आता हूँ, फिर मैं कहाँ पे आता हूँ, बीएसआर पे आता हूँ। बीएसआर मैंने आपको बताया कि चलें बीएसआर अगर 50,000 से भी कम होगा ना, तो तब भी चल जाएगा। बीएसआर 50,000 से थोड़ा होगा ना, तो चल जाएगा। ना ना आप जाएँ, ना आप बहुत ज़्यादा हाई इस तरह की प्रोडक्ट ढूँढें जिसमें बीएसआर वो 6,000 7,000 हो। अब बीएसआर अगर 10,000 से कम है तब भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, समझें इस बात को। बीएसआर क्या चीज़ होती है? मैंने आपको बताया कि बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। अब जितना थोड़ा रैंक होगा तो इसका मतलब क्या है? कि उतनी ही पसंदीदा प्रोडक्ट है अमेज़न की। ठीक है? उतनी ही पसंदीदा प्रोडक्ट है अमेज़न की, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा फिर उसके ऊपर। तो इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने, जो कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को ज़हन में रखें इन चीज़ों को। फिर मैं आता हूँ एवरेज प्राइस की तरफ, कि प्राइस क्या है उसकी। अब ऑब्वियसली एवरेज प्राइस मैंने आपको बताया है कि एवरेज प्राइस $15 से अबव होनी चाहिए। ठीक है? तो क्यों है $15 ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि हमने प्रॉफ़िट करना है। हमने प्रॉफ़िट ज़्यादा अर्न करना है। हम एक तरफ इस तरह लो कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं। अब आप लोग भी ठीक कहते हैं कि सर अगर हम 200 या 150 रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट ढूँढते हैं तो उसका उसके ऊपर तो सेल ही बहुत कम होगी। 2-200 3-300 यूनिट पे वो किस तरह 10-10 20-20 हज़ार कमाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्राइस वाले फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप लोग भी तो मतलब अ, व आप लोग एवरेज रिव्यूज़ भी थोड़े करते हैं और प्राइस भी थोड़ी कर लेते हैं। प्राइस को ज़्यादा रखें। कोशिश करें कि $20-25 से ऊपर वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ। हाँ, 35 से ज़्यादा ना जाएँ, लेकिन 20, 25, 24 इस तरह की एवरेज प्राइस वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रॉफ़िट ज़्यादा अर्न होगा। उसके ऊपर 10,000 टू 15,000, 25,000 वाला हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ सेलर्स की तरफ के कोशिश ये करनी है कि मोस्टली यहाँ पे एफबीए के सेलर बैठे हों। इंडिविजुअल सेलर्स, ना कि होलसेल वाले सेलर्स, ना कि होलसेल वाले सेलर्स। प्राइस में किसी ने मिनिमम प्राइस टारगेट नहीं करनी होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे 2 लोगों ने की हुई है। ठीक है जी? इस फैक्टर को भी आपने ज़हन में रखना है। सेल्स में आ जाते हैं। अब मैंने वो सब मतलब 100% लोग जो प्रोडक्ट आप लोग मुझे दिखाते हैं ना, उसमें सेल का फैक्टर तो बहुत बुरा होता है।
आप लोग जो मुझे प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, उसमें सेल किसी की 1000 होती है, किसी की 3000 होती है, किसी की 900 होती है, किसी की 1200 होती है। ये बहुत हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आप लोग मुझे। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सेल वाला जो फैक्टर हो वो 200 से 500 यूनिट्स के बीच में होना चाहिए 70% लोगों का। वो इसलिए क्योंकि हमने उनको मैच करना होता है। एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, अगर इस ये 13,000 यूनिट बेच रहा है 30 दिन में, तो हमने अगर कम्पीट करना है तो हमारे ऊपर भी लाजिम है कि दिन में जितने ये यूनिट सेल करता है ना, हम भी उतने ही यूनिट सेल करें। एक दिन में ये बंदा जितने ऑर्डर ऑर्डर इसको आते हैं, अगर हमें भी एक दिन में उतने ही ऑर्डर आएंगे, तब हम जाके ऊपर रैंक होंगे। अगर हमारे उतने नहीं आएंगे तो हम ऊपर रैंक ही नहीं हो सकेंगे। तो 13,000 यूनिट्स हैं इसके 30 दिन में। एक दिन में कहाँ हम 200 300 यूनिट इकट्ठे करेंगे। एक दिन में ना, एक दिन में 3 से 4 यूनिट की सेल हो जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी होती है एट स्टार्ट में, जब आप लोग रैंक हो रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है ये। अभी अभी ये हम लोगों को, अभी अगर हम इस चीज़ को समझ जाएँगे ना, तो आगे चल के हम किसी का नुकसान नहीं करवाएँगे या अपना नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है जी? ज़हन में रखें कि सेल वाला फैक्टर 200, 300 मैक्सिमम 500 तक जाए। ये चीज़ का वजह ये है, मैंने आपको पहले बताया है कि हमें अपनी सेल्स को मैच करना होता है। अगर 200 वाला है, तो दिन में कितने यूनिट सेल कर रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2-3 यूनिट सेल कर रहा होगा। उसको कम्पीट सेल इस वजह से मैंने आपको बताया है कि सेल के फैक्टर को आपने ज़हन में रखना है। एक बंदा, वो बंदा 200 से 300 यूनिट सेल कर रहा है, दिन में उसको कोई 4 से 5 यूनिट की सेल आ रही है, उसको कम्पीट करना ईज़ी है कि एक बंदा जिसके हो ही 20-30 हज़ार यूनिट सेल हो रहे हैं, दिन में उसको 8-8, 900 यूनिट की ऑर्डर आ रहे हैं, क्या उसको कम्पीट करना ईज़ी है? ऑब्वियसली जिसके दिन में 2 से 3 यूनिट की सेल हो रही है, उसको कम्पीट करना ईज़ी है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करेंगे जिसके टॉप सेलर दिन में 3 से 4 यूनिट सेल कर रहे होंगे, 200 से 300 यूनिट उनके सेल हो रहे होंगे, तो उसको कंपेयर करके आप ज़्यादा जल्दी ऊपर रैंक होंगे, ठीक है? और यहाँ पे लाज़िम नहीं है कि एक बंदा है, वो अगर 200 यूनिट सेल कर रहा है, तो आपके भी 200 ही सेल हों। क्या पता आप उससे अच्छी प्रोडक्ट लेके आओ, आपके जहाँ उसके 200 हो रहे हैं, वहाँ आपके 400 हो जाएँ, ठीक है? ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, आपके यूनिट ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि आपने उसको कंपीट करके ऊपर आए हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखना होता है हमें। रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू, अब हम 200 से 300 यूनिट के ऊपर जा रहे हैं, हम बात करते हैं कि 200, 300, 400 यूनिट की सेल हो, तो उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है कि हम एक ऐसी रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट ढूँढें जिसकी रेवेन्यू 15-20 हज़ार डॉलर की हो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि प्राइस प्राइस को इंक्रीज़ कर लें। आप एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ जिसकी प्राइस रेंज 20, 25, 30 इस रेंज में हो। तो उसके ऊपर आप ईज़िली 15 टू 20,000 वाला गोल अचीव कर सकते हैं। बीएसआर का फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ है। ये इंडिविजुअल बीएसआर 5000 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का। रेटिंग का भी बताया मैंने आपको। रिव्यू काउंट पे आ जाते हैं अब। जिस तरह सेल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सेल वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह रिव्यू काउंट वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? रिव्यू काउंट वाले फैक्टर को हम किस तरह देखेंगे? हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मोस्टली टॉप 10 को अगर हम देखते हैं ना, रिव्यू काउंट के फैक्टर के अंदर टॉप 10 या टॉप 15 को हम देखते हैं, तो टॉप 10, टॉप 15 में से मोस्टली लोग वही हों जिनके रिव्यूज़, जिनकी टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ 300, 250, 350 इस रेंज में हो। ठीक है? इंडिविजुअल रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ। 200, 300, 350 इस रेंज में हो। ठीक है जी? इस चीज़ को भी गौर में रखना है। और रिव्यू वेलोसिटी, ऑब्वियसली रिव्यू वेलोसिटी हमारी 100 से कम होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ टॉप 10 की बात करते हैं, तो टॉप 10 में से टॉप 9 या टॉप 8 की जो रिव्यू वेलोसिटी हो, वो 100 रिव्यूज़ इन 30 डेज़ से कम हो, क्योंकि ये 30 दिन का हमें डाटा शो करा रहा होता है। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते, तो इसका नुकसान क्या होगा? इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम टाइम बचाने के लिए कहते हैं कि चलो, उसको ये एक हाई हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट दे दो, इसकी सेल अच्छी है, तो चलो कोई कोई इश्यू नहीं है, उसने ब्रांड भी रजिस्टर कराया हुआ है, तो जाने दो उसे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आप लेट्स सपोज़ कल तलाक आप टॉप में आने के लिए आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है जी? लेकिन अब अमेज़न का जो एल्गोरिथम है वो कहता है कि टॉप में वही बंदा मोस्टली आएगा जिसकी सेल वेलोसिटी
ऑलरेडी रैंक सेलर के साथ मैच करेगी या उनसे ज़्यादा होगी। तो आपकी प्रोडक्ट है ही लास्ट पेज में। आप डेली बेसिस पे 3 से 4 लोगों को भेज रहे हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 3 से 4 लोगों को भेज रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। वो थोड़ा-सा उसका रैंक तो इंक्रीज़ हुआ है, वो जहाँ 6वें पेज पे मौजूद थी, वहीं अब वो चौथे पेज पे आ गई भी है। लेकिन आपको 8-9 दिन हो गए हैं, आप गिव अवे कर ही जा रहे हो, डेली बेसिस पे 3 से 4 लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हो, लेकिन चौथे पेज से आगे आ ही नहीं रही। वजह क्या बन रही है? वजह यही बन रही है कि उधर से आपका जो उधर तक ही आपकी मैच हो रही थी, उससे आगे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी सेल्स हाई है। उनकी जो सेल्स वेलोसिटी है, उससे आपकी सेल वेलोसिटी मैच ही नहीं कर रही, तो आप उधर से आगे आ ही नहीं सकोगे। ठीक है जी? आपका ऑर्गेनिक रैंक उधर फिक्स हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक रैंक उधर। और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ज़ाया हो गई। ठीक है? आपकी इन्वेंटरी भी खत्म हो जानी है, नई इन्वेंटरी मंगाने के पास आपके पास पैसे नहीं होने हैं। तो ये नुकसान होता है सबसे बड़ा। ठीक है जी? फिर वो लिस्टिंग को भी आपको बंद करना पड़ेगा। आपके वो जो लिस्टिंग के ऊपर पैसे लगाए हैं, वो भी ज़ाया, ये नुकसान होगा आपको। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, इस चीज़ को गौर में रखते हुए, हमने ये चीज़ को नहीं करना है। अमेज़न का लॉगरिथम क्या कहता है कि अमेज़न का अब आप खुद देखें कि ये एक लिस्टिंग है। ये 4 साल से, पिछले 4 साल से इधर बैठी हुई है। 4 साल पहले इसने लॉन्च की थी। इसके ऊपर 10,000 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के ऊपर। तो क्या बहुत ईज़ी है इस बंदे को कम्पीट करना। एक ऐसा बंदा जो 4 साल से बैठा हुआ है और आप अभी नए-नए आए हैं अमेज़न के ऊपर, आपने नई-नई प्रोडक्ट की लॉन्च की है, तो क्या आप इसको कम्पीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सर ठीक ये है जी? चार तो ये 4,000 जो कहाँ पे लिखा हुआ 4 साल जो आप कह रहे हैं? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? सर वो आप दिखा रहे थे ना इस प्रोडक्ट पे ये 4 साल से इधर है। हाँ, वो मैं लेट्स सपोज़ बताया ना कि फर्ज़ करें ये 4 साल से इधर है। सपोज़ करने की बात की मैंने। ठीक है जी? तो इसके ऊपर 10,000 रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर, तो किस तरह हम इसको कम्पीट कर सकेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है जी? इसको दिन में ही कोई 2-2 3-3 हज़ार यूनिट की सेल आ रही है, तो हम किस तरह दिन में अपनी 2-2 3-3 हज़ार यूनिट की सेल लेके आएँगे? कभी भी नहीं ला सकते। एज़ अ न्यू सेलर हमारे लिए ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इस तरह की प्रोडक्ट अगर हम अपने क्लाइंट को देंगे, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी? तो इस चीज़ को गौर में रखें और जो आप लोग मुझे प्रोडक्ट हंट करके दें, उनके अंदर ये फैक्टर फुलफिल होने चाहिए, लाज़िमन फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उसको नेग्लेक्ट समझें, मैंने उसको अप्रूवल नहीं देना है। ठीक है जी? तो ये चीज़ आप लोगों ने गौर में रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जो मर्चेंट होता है, जो सेलर होता है, वो अपने यहाँ जो इन्वेंटरी होता है, वो अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देता है। तो मर्चेंट को इन्वेंटरी कहाँ से मिलती है? उसको भी तो इन्वेंटरी कहीं न कहीं से बनवानी पड़ती है ना, अगर उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ना हो, अगर मेरे पास अपनी फैक्ट्री ना हो, मैं खुद वो प्रोडक्ट ना मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैंने अगर उसको बेचना है तो मैं कहाँ से लूँगा उसको? उसका इतना बड़ा स्टॉक 2-2 3-3 हज़ार यूनिट का मैंने मँगवाना होता है, कहाँ से मँगवाऊँगा? वो चीज़ आज हम देखते हैं। अच्छा जी, होलसेल में उठाना होता है बेसिकली। हम लोग पीछे से इन्वेंटरी को होलसेल में बहुत बड़ी बल्क अमाउंट में उठाते हैं, ठीक है जी? अमेज़न यूएसए में लाते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवाते हैं और उसको सेल करते हैं। पीछे से कहाँ से उठाते हैं हम? पीछे से अलीबाबा से उठाते हैं। Alibaba.com चाइना की सबसे बड़ी होलसेल डीलिंग वेबसाइट है, सबसे बड़ी। यहाँ पे आपको 2, 3, 4, 5 यूनिट इस तरह नहीं मिलते हैं। यहाँ पे 100% लोग वो आते हैं जो बल्क में इन्वेंटरी उठाते हैं, बल्क में स्टॉक उठाते हैं। मतलब लेट्स सपोज़ मैंने अमेज़न के ऊपर गार्लिक प्रेस सेल करना है, तो मैं उसकी इन्वेंटरी कहाँ से लेके आऊँगा? मैं अलीबाबा से उसकी इन्वेंटरी को उठाऊँगा। मैं यहाँ के सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, उनसे कहूँगा कि मेरी इन्वेंटरी को मैन्युफैक्चर करे, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट जितना मुझे स्टार्टिंग में चाहिए, यहाँ से मैं मैन्युफैक्चर करवाऊँगा। यहाँ से भिजवाऊँगा मैं यूएसए, यूएसए में मेरी जो इन्वेंटरी है वो अमेज़न के पास जाएगी, अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी और उधर से मेरी सेलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है? अंडरस्टैंड हो गया ये चीज़? अब लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैंने ना गार्लिक प्रेस सेल करना है। और मैंने सबसे पहले क्या करना है, हमने कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करना होता है। कॉम्पिटिटर सिलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? एक तो हमने लास्ट टाइम देख लिया कि कॉम्पिटिटर को क्यों सिलेक्ट किया जाता है। एक उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि हम
अपने लिए कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम एक टारगेट बना सकें कि हम अगर इस बंदे को टारगेट करेंगे तो हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इतनी सेल वेलोसिटी लेके आनी है हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 8 दिनों तक, इतनी रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 30 डेज़ में। तो इस चीज़ को हमने एक तो कल देख लिया। दूसरी चीज़ हमें क्या पता लगती है कि हमें पता लगता है कि हमने प्रोडक्ट कौन-सी बेचनी है। लेट्स सपोज़ ये बंदा मेरा कॉम्पिटिटर है। मैंने इसके ऊपर से सारी बीच वाली चीज़ें निकाल ली कि मेरे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल लेके आनी है, क्या हमारी रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या सेल वेलोसिटी होनी चाहिए, और मुझे इसके साथ ये पता लग गया कि मैंने इसी तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है जी? मुझे प्रोडक्ट का भी आइडिया हो गया। मुझे प्रोडक्ट का पता लग गया कि वो स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मैं इसकी लिस्टिंग में से ले सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मुझे इसकी लिस्टिंग में से टाइटल में से पता लगा कि ये स्टेनलेस स्टील की है। ठीक हो गया। मैंने भी स्टेनलेस स्टील की ही लेनी है, ना कि रस्ट आयरन और दूसरी वाली। और मैं इसी तरह इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करूँगा, और मुझे प्रोडक्ट का ए टू ज़ेड आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट मेरी होनी कैसी चाहिए। और जो चीज़ें मैं इसकी यहाँ से लिस्टिंग और बुलेट पॉइंट से स्टडी करूँगा, उनको मैं सेपरेटली लिख क्यों लूँगा? ताकि जब मैं आगे जाऊँ, अपने सप्लायर से जिसने मुझे इन्वेंटरी बना के देनी है और उसके साथ मैं बातचीत स्टार्ट करूँ, उसके साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करें, तो उसको मैं बताऊँ कि मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी? इस चीज़ को ज़हन में रखना है हमने। अलीबाबा सबसे बड़ी दुनिया में, आप कह लें कि दुनिया में सबसे बड़ी होलसेल डीलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे चीप रेट्स में आपको बल्क में इन्वेंटरी मिल जाती है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हर चीज़ों के होलसेल सप्लायर्स यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आपको इंडिया से, जापान से, कोरिया से, हर जगह से यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर और सप्लायर नज़र आएँगे। ठीक है जी? और ये लोग आपको सप्लाई ऑन डिमांड भी देते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ अमेज़न के ऊपर हमें इश्यू ये आता है कि हमारी इन्वेंटरी लेट हो गई है, हमारे पास यूनिट खत्म हो गए हैं, इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत थोड़े टाइम में आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को यूएसए में शिप करवाएँगे, ताकि आपकी जो लिस्टिंग का स्टॉक एंड होने वाला है, वो दोबारा से रीफिल हो सके। ठीक है जी? तो आज के बाद से हम लोगों ने जब भी अपने क्लाइंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवानी होगी, हम कहाँ से करवाएँगे? अलीबाबा से करवाएँगे। ठीक है जी। यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी वाइज़ प्रोडक्ट डिवाइड हुई हुई हैं। बिल्कुल इसका जो एल्गोरिथम है वो अमेज़न से रिलेटेड है, ठीक है जी। यहाँ पे सर्च टैब है हमारे पास, यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ निशेज़ डिवाइड हुई हैं, और जिस तरह हम लोग अमेज़न के ऊपर सेलिंग करते हैं, उसी तरह चाइनीज़ सप्लायर, अलीबाबा के ऊपर 90% चाइनीज़ सप्लायर हैं। तो उसी तरह अलीबाबा के चाइनीज़ सप्लायर भी यहाँ पे सेलिंग करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? उनमें और हमें फ़र्क क्या है? हम तो किसी से इन्वेंटरी उठाते हैं ना, हम तो किसी से इन्वेंटरी उठाते हैं और आगे सेल करते हैं। अलीबाबा के जो सप्लायर होते हैं, वो किसी से इन्वेंटरी नहीं उठाते हैं। इनकी इनकी 99.99% की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनके पास अपने फैक्ट्रीज़ होती हैं, इनकी अपनी कंपनीज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ठीक है जी? और वो आगे हमें सप्लाई करते हैं, वॉलमार्ट वालों को सप्लाई करते हैं, ईबे वालों को सप्लाई करते हैं। दुनिया में हर जगह इनकी इन्वेंटरीज़ जाती हैं। ठीक है जी? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम किस चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे? हम लोग अलीबाबा के ऊपर रिलाई करेंगे। इसकी जो डीप स्टडी है अलीबाबा की, वो हम आगे चल के करेंगे। जी तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।